नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो जब गोपाल प्रसाद उनके घर आते हैं, नाश्ता करते हुए बात बात पर कहते हैं कि एक हमारा जमाना था, उन्हें बार बार अतीत की याद आ रही है, जो कि गलत है। अतीत की तुलना वर्तमान से नहीं होनी चाहिए, उसका आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए, क्योंकि अतीत में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। हो सकता है कुछ बातों से आपको दुख हुआ हो, लेकिन वर्तमान में भी बहुत सी अच्छी बातें हो रही हैं। सभी का अतीत अच्छा होता है, सबको अपना अतीत अच्छा लगता है, लेकिन बात बात पर उसकी तुलना वर्तमान से नहीं होनी चाहिए। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ करना चाहते थे, परंतु लड़के वालों की मांग थी कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी ना हो, तो उन्होंने इस बात को छिपाया कि उनकी बेटी बीए पास है। उन्होंने झूठ मूठ बता दिया कि लड़की केवल 10 पास है। इसमें उनकी विवशता अच्छा लगती है, क्योंकि वो शादी शंकर से ही करवाना चाहते थे, लड़के वालों के आगे विवश थे। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? रामस्वरूप जी अपनी बेटी उमा से ये अपेक्षा करते हैं कि वो चुपचाप लड़के वालों के सवालों का जवाब दे। जो भी वो बात पूछें, उल जलूल जिस तरीके के भी वो प्रश्न पूछें, उनके प्रश्नों का वो उत्तर चुपचाप दे, आगे से कुछ ना बोले और अपनी शिक्षा की बात भी उनसे छिपाए। ये बात गलत है, क्योंकि रिश्ता तय करने के लिए कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो पढ़ाई की तो वो पक्षधर हैं, लेकिन उमा से इस तरह की उम्मीद करना उनकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ तक कि उन्होंने रिश्ता तय करती बार उमा की भावनाओं को भी नहीं समझा। अगला प्रश्न, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। बिल्कुल अपराधी हैं दोनों, क्योंकि गोपाल प्रसाद का शादी जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस मानना सरासर गलत है। बिजनेस यानी व्यापार, और बिजनेस यानी व्यापार। व्यापार जो है वो किया जाता है बेजान वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुओं का। लड़कियां कोई निर्जीव वस्तुएं तो होती नहीं कि उनका व्यापार किया जाएगा। तो गोपाल प्रसाद जी भी अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने शादी के बंधन को व्यापार माना, और रामस्वरूप भी अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी बेटी को 10 पास, मैट्रिक पास कहकर उनसे मिलवाया। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? गोपाल प्रसाद जब तरह तरह के सवाल उमा से करते हैं, तो उमा कहने पर मजबूर हो जाती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। इसमें 2 कमियां बताई गई हैं। पहली कि गोपाल प्रसाद का जो बेटा है शंकर, उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकी हुई है, वो थोड़ा झुककर चलता है, तनकर नहीं चलता, जिससे लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। और दूसरी बात कि रीढ़ की हड्डी को
प्रतीक माना गया है यहाँ पर उसके चरित्र से। शंकर का चरित्र ठीक नहीं था, वो एक चरित्रहीन लड़का था, क्योंकि कई बार छात्रावास में, उमा के छात्रावास में उसे लड़कियों के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था और कई बार तो पिटाई भी हुई। इसी बात पर उमा ने कहा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, पहले पता कर लो। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? शंकर जैसे? नहीं, शंकर जैसे व्यक्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लड़के समाज के विकास में कोई भी योगदान नहीं दे सकते, उससे तो समाज का पतन ही होगा। लेकिन उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उमा एक साहसी, निडर और रूढ़िवादिता से परे है। वो रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने में विश्वास रखती है और लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। अपने इस बात को भी वो, अपने इस विचार को अच्छी तरह से खुलकर सबके सामने रखती है। लड़के वालों के सामने वो घुटने नहीं टेकती, उनके सामने वो विवश नहीं है। लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, दोनों को शिक्षा का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब इस शीर्षक की सार्थकता इसी बात से स्पष्ट है क्योंकि जो शंकर है, देखने के लिए जब वो उमा के घर गया तो उसके पिता तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उमा शंकर को पहचान लेती है। उसे याद आता है कि किस तरह से शंकर को कुछ समय पहले ही छात्रावास के चक्कर काटते हुए वहाँ पर उसकी पिटाई हुई थी। उसका चरित्र ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी उसके पिता को शंकर के लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील, सुसंस्कारी लड़की चाहिए थी, जबकि स्वयं उनके बेटे की रीढ़ की हड्डी नहीं थी। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो कथा वस्तु के आधार पर मुख्य पात्र माना जाएगा उमा को, क्योंकि उमा आज की स्वतंत्र नारी है। वो अपनी बात को आज़ादी से कह सकती है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, निर्भीक है, निडर है और पाखंड में वो विश्वास नहीं रखती। परंपराओं को, रूढ़िवादियों को वो नहीं मानती है। लड़के वाले जब उसे देखने के लिए आए तो उसने उन्हें करारा जवाब दिया, क्योंकि लड़कियों को केवल इस बात के लिए अपमानित करना कि वो लड़कियां हैं या लड़के वालों को उच्च मानना, वो सरासर गलत है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप लड़की के पिता हैं और गोपाल प्रसाद एक लड़के के। रामस्वरूप जी लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर हैं, उनके पक्ष में हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन जब बात आती है अपनी बेटी की शादी की तो वो ये बात छिपा जाते हैं कि लड़की ऊंची पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षा उसने ग्रहण की है। क्योंकि गोपाल प्रसाद जी का जो बेटा था शंकर, उससे वो उसकी शादी करना चाहते थे और लड़के वालों की मांग यही थी कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो। जो गोपाल प्रसाद हैं वो बहुत ही एक लालची और दकियानूसी रूढ़िवादी विचारों के हैं। अपना बेटा चाहे उनका जैसा भी है, लेकिन बहू उनको बहुत ही सुसंस्कारी, सुंदर और कम पढ़ी लिखी चाहिए। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य यही है कि समाज में जिन्होंने इस एकांकी का उद्देश्य समाज में उपस्थित लोगों के चेहरे, दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों के चेहरे से नकाब हटाना है। जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो वो अपनी बातों से पलट जाते हैं। तो दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों को बेनकाब करना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है।
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? महिलाओं को सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि यदि लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो समाज में वो अपना योगदान दे सकती हैं, समाज के विकास में वो अपना योगदान दे सकती हैं। सबसे पहले लड़कियों को, औरतों को शिक्षित करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकती है और वो सहायता भी कर सकती है अपने परिवार की, बच्चों की, अपने आप की वो सहायता करने में सक्षम होगी। और औरतों को उचित सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि अगर लड़के वाले हैं तो उनका सम्मान किया जाए और लड़की वालों को लड़की होने के कारण जगह जगह पर अपमानित होना पड़े। तो इस तरह से लड़कियों को उचित सम्मान देना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए। यही हमारे समाज में प्रमुख प्रयास हो सकते हैं। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।